हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, आज है जैसा कि 3 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 जुलाई 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा इसको। एंड चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए जैसा कि स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है आज का, कितने साल की निलंबन के बाद में लिपुलेख दर्रे के माध्यम से जो कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की गई है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा साथियों अब 5 सालों के बाद फिर से शुरू की गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसा कि आप जानते हो कैलाश पर्वत पर और मानसरोवर झील की यात्रा होती है। भारतीयों द्वारा भारत के जो विभिन्न धर्म के लोग हैं वहां पर जाते हैं यात्रा करने। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के लोग और भी धर्मों के लोग वहां पर जाते हैं। तो कैलाश मानसरोवर जो है ना, मानसरोवर झील आप जानते हो चाइना में पड़ता है। तो ये लिपुलेख दर्रे से हो करके जो रास्ता गया हुआ है लिपुलेख दर्रा का, उत्तराखंड में पड़ता है। मानानीति, लिपुलेख, ये तीनों दर्रे कई बार हमने आपको बताए हैं कहाँ के हैं, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। तो लिपुलेख दर्रे से हो करके जाता है ये रास्ता। 2020 में जून के महीने में जैसा कि आप जानते हो कि सुशांत सिंह राजपूत जी की मृत्यु हुई थी, आत्महत्या उन्होंने की थी। तो कुछ दिनों के बाद ही उनके ये न्यूज आई थी लगभग 20 जून के आसपास की गलवान घाटी में भारतीय सेनाओं के कुछ जवानों के बीच और चीन के जो सेनाओं के बीच में जवानों के बीच में झड़प हो गई है। और यह झड़प काफी हिंसक थी। भारत के 20 से ज्यादा जवान और चाइना के 40 से ज्यादा जवान जो हैं ये इसमें मारे गए थे। अब उसके बाद भारत और चीन के बीच टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उस टेंशन को देखते हुए जो मानसरोवर यात्रा जो थी कैलाश मानसरोवर यात्रा, इसे रोक दिया गया था। तब से अभी तक की कैलाश मानसरोवर यात्रा को दोबारा से बहाल नहीं किया गया था, मतलब चालू नहीं किया गया था। अब जाकर के ये सिचुएशन आया है कि भारत और चीन मतलब तनाव जो है नॉर्मल हो चुका है, तो अब इसको लागू कर दिया गया है, दोबारा से बहाल किया गया है। यानी कि अब ये हो पाएगा 18,000 जो फुट ऊंचे कैलाश पर्वत की कठिन यात्रा यहाँ पर अब जो भक्त है वो कर पाएंगे। मानसरोवर झील के पास स्थित है। तो विभिन्न धर्मों में पूजनीय कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा अब जुलाई में ही साथियों जैसा कि आप जानते हो अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है। तो अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में है। कैलाश मानसरोवर यात्रा ये मानसरोवर झील चाइना में या कहें तिब्बत में पड़ता है बेसिकली, जो अब चाइना ने ले लिया है। अब अगला हाल में ही किस बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ श्री कृष्णन हरिहर शर्मा और कार्यकारी निदेशक शेखर राव ने इस्तीफा दिया है। यहाँ पे बात हो रही, तो किसने इस्तीफा दे दिया है? कार्यकारी अधिकारी यानी कि एमडी और सीईओ हैं ये, इन्होंने अब इस्तीफा दिया है। और नाम क्या है? कृष्ण हरिहर शर्मा जी। ये कहाँ के हैं? तो इसमें बात ये हो रही कर्नाटक बैंक के। किसके बैंक के? कर्नाटक बैंक के प्रबंध निदेशक हैं ये 2 टॉप मोस्ट अधिकारी होते हैं जैसा किसी बैंक के, जो एक एमडी होते हैं, एक एमडी सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जैसा कि ये इस्तीफा दे दिए हैं। तो मतलब ऊपर की 2 जो लेयर है वो समाप्त है। तो ये हुआ कर्नाटक बैंक में। तो इसका मतलब क्या होता है जानते हो? इसका मतलब बहुत ही खतरनाक हो जाता है। आप समझो, अगर कोई ऐसा बड़ा पद किसी भी कंपनी में, किसी भी प्राइवेट कंपनी में अचानक से 2 बड़े अगर पद पर इस्तीफा दे देते हैं, तो इसका आप मतलब ये समझ सकते हो कि कंपनी में बहुत बड़ा झोल होता है। और इसका इफेक्ट सीधा सीधा उनके शेयर को देखने को मिलता है, शेयर मार्केट में प्राइस पर देखने को मिलता है। तो आप देखना ये होगा कि कैसे उभरते हैं शेयर मार्केट में। इनको प्राइस जो है लगातार अब गिरने ही वाला है, क्योंकि अचानक से दोनों ने इस्तीफा दिया है। इनका इस्तीफा 15 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा और शेखर राव का इस्तीफा 31 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा। बैंक में आनंद फानंद में राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अभी नियुक्त कर दिया गया है और अगली बाकी की जो नियुक्तियां हैं धीरे धीरे करके करेंगे। कुल मिलाकर के कर्नाटक बैंक जो है ये डूबने वाला है, सीधी बात कहे तो। अब कर्नाटक बैंक की स्थापना की बात करें तो 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जैसा कि हम बात करें तो इसका कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में है साथियों ये। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय कैबिनेट ने ईएलआई योजना को मंजूरी दी और इसके तहत 2 सालों में कितनी जो नौकरियां उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है? केंद्रीय बात हो रही है, केंद्रीय कैबिनेट ने अब ईएलआई को मंजूरी दे दी है, योजना ही ये। अब लक्ष्य बात करिए कि 2 सालों में कितनी नौकरियों को लक्ष्य दिया है। ईएलआई स्कीम लॉन्च की गई है, कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी हुई है और मैंने इस पर जैसा कि आपको जो वीडियो दी है, आप वीडियो देख सकते हो ईएलआई स्कीम क्या है। पूरा डिटेल में मैंने इसमें स्कीम में आपको समझाया हुआ है कि कैसे 2 साल में 3.5 करोड़ जो नौकरियां हैं मतलब यहाँ पर देने की बात करी है कैबिनेट ने।
केंद्रीय कैबिनेट की बात हो, जनरेट करने की बात हो रही है। गवर्नमेंट ये स्कीम क्या है पूरा डिटेल से मैंने आपको समझाया हुआ है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। और उसमें आपको बता दें हमने कि बताया कि 3.5 करोड़ जॉब्स जो क्रिएशन के लिए यहाँ पर ये स्कीम लाई गई है। अगले आने वाले 2 साल में ऑब्वियसली सी बात है कि 3.5 करोड़ तो गवर्नमेंट जॉब तो होगी नहीं। इसमें क्या किया गया है, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट को जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, स्टार्टअप्स हैं, या उनको बढ़ावा देने के लिए और उनके थ्रू एम्प्लॉयमेंट कराने की ये स्कीम है। मतलब ये सब कुछ गवर्नमेंट इसमें जनरेट नहीं करेगी जॉब्स। इसमें क्या है, स्टार्टअप को प्राइवेट कंपनियां या गवर्नमेंट कंपनियां, गवर्नमेंट फंड्स, मंत्रालय, इन सबको जोड़ करके तब जाके 3.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट करने की बात की गई है। इस स्कीम को कहा क्या गया है, ये 2 फेज में मतलब 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए जो होगा ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए होगा। फ्रेशर जो होते हैं, फ्रेशर मतलब आप समझ रहे हो ना, अभी अभी पास आउट हुए हैं या कभी जॉब नहीं किए हुए, उनके लिए होता है ये। तो उनको कहा गया है कि इनको सरकार के द्वारा 15,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी 2 इंस्टॉलमेंट में, 6 महीने पर दिया जाएगा। अगर पहले 6 महीने तक लगातार काम कर रहे हैं, जॉब करी है, तब जाके 15 लाख या कहें जो 15,000 रुपए की तब की सब्सिडी सरकार देगी। फिर अगले 6 महीने काम करते हैं तो फिर जाकर 15,000 तक की सब्सिडी देगी गवर्नमेंट। अगर 1 मंथ वेज को मतलब बता दें यहाँ पर लेकर के 1 मंथ वेज के आधार पर मतलब 15,000 तक है, तो अगर इसमें कम करेगा रहेगा तो पूरा का पूरा मिलेगा, इससे ज्यादा रहेगा तो मैक्सिमम 1,000 मिलेगा। पार्ट बी जो है ये एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट करने के लिए है। ये एम्प्लॉयर्स होते हैं जो मतलब जो अपने यहाँ एम्प्लॉयर्स को रखते हैं, उनके लिए ये कहा गया है कि उनको 3,000 रुपए पर मंथ की बात हो रही है, यहाँ पर मंथ दिया जाएगा उन्हें भी। अब ये एम्प्लॉयर्स की बात की गई है, इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर द 2 ईयर फॉर एवरी एम्प्लॉय। मतलब प्रत्येक एम्प्लॉय जो ये हायर करते हैं 2 या 2 से अधिक हो, या जैसे कहे अब इसमें ये कहा गया है अगर आपकी जो कंपनी है जो वो 50 से ज्यादा एम्प्लॉय, 50 से कम एम्प्लॉय वाली है, तो ये 2 या 2 से अधिक को अगर आप हायर करते हैं और 6 महीने तक लगातार उनको जॉब पर रखते हैं तो तब आपको 3,000 रुपए पर एम्प्लॉय के हिसाब से मिलेगा। अगर आपकी कंपनी में 50 से ज्यादा एम्प्लॉय रहते हैं तो आपको 5 या उससे अधिक एम्प्लॉय के हायर करने पर प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए 3,000 तक का पर मंथ मिलेगा। एम्प्लॉयर क्यों मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर जो है वो नई नियुक्तियां करेगा। जब ये नई नियुक्तियां करने पर है तो पहले से अवेलेबल जो नियुक्तियों के लिए नहीं है, मान लीजिए आपके पास जैसे एम्प्लॉय हैं, मान लीजिए अभी आपके पास 40 एम्प्लॉय हैं, अब 40 एम्प्लॉय हैं तो आप 2 का या नए 3 एम्प्लॉय हायर करते हो तो 3 नए जो ELI स्कीम के तहत हायर करोगे, तो उन तीनों के लिए ये मैक्सिमम 3,000 रुपए तक या कहें 1,000 रुपए से 3,000 तक ये यहाँ पर मिलेगा। एडिशनल जॉब क्रिएशन के लिए सब्सिडी मिलेगी सरकार की तरफ से। अगर वहीं पर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हो तो वो 2 साल के लिए मिलेगा, क्योंकि 2 साल के लिए ये स्कीम, और अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हो तो आपको यही स्कीम का फायदा जो है वो 4 साल तक की मिलेगा। यही है ELI स्कीम। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में चर्चा की हुई है कल की वीडियो में, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। ELI का मतलब क्या है, एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसका फुल फॉर्म है, आपसे पूछा भी जा सकता है। फुल फॉर्म में आप याद रखना, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। कैबिनेट ने कल 4 चीजों को मंजूरी दी थी, जिसमें 2 ये बड़ी परियोजनाएं हैं वो जो आम नागरिकों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। पहला तो ये है कि ELI स्कीम, और दूसरा क्या है, राष्ट्रीय खेल नीति। राष्ट्रीय खेल नीति क्या होती है इस पर भी हम लोग आगे वीडियो में मतलब एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर करेंगे, उसको भी डिटेल में समझेंगे दिन में। राष्ट्रीय खेल नीति जैसे कि हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अगले में क्वेश्चन में। अमेरिकी कानून के नए मसौदे से धन प्रेषण कर के जो घटाकर कितने प्रतिशत किया गया है। अब धन प्रेषण की बात की गई है, जो अमेरिका में एक बिल बहुत ज्यादा चर्चे में है, बिग ब्यूटीफुल बिलियन, बिग बिलियन ब्यूटीफुल, ये BBB इसका एक है, ऐसे कुछ करके। अब ये BBB करके जो है इसके बिल के तहत, ये बिल का अभी पहले तो एलन मस्क ने खूब विरोध किया, बहुत ज्यादा धमकी दी ट्रम्प के बीच में, खूब एक बार विवाद भी हुआ इसके बीच को लेकर के, लेकिन अब ये सपाटा हो गया है। मिसअंडरस्टैंडिंग जो खोल के मतलब फिर से उसके बाद कुछ दिन बाद ईरान इजराइल युद्ध चला, जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, खत्म हुआ, तो यहाँ पर अब फिर से ये बिग बिलियन जैसे कि ब्यूटीफुल बिल लाएंगे। अब तो ये फिर से उसमें थोड़ा बहुत सुधार करने फिर लाए हैं। अब पता लगा है कि कुछ बड़ा नया सुधार किया गया है। अब एलन मस्क फिर से भड़क गए हैं। मस्क कह रहे हैं अब हम अपनी खुद की पार्टी शुरू करेंगे, अमेरिका पार्टी। तो अमेरिका पार्टी के बारे में आज मैं आपको डिटेल में जैसे बताऊं कि इसके बारे में तो ये कह रहे हैं कि भाई अब बहुत हो गया,
केवल जो दो पार्टी सिस्टम अब नहीं रहेगा, अब जरूरत है अमेरिका को एक नए पार्टी की। यह सब हो रहा है इसी बिल को लेकर के, क्योंकि ये जो बिल से एलन मस्क का काफी ज्यादा घाटा होने वाला है। यह बिल में बहुत सारी चीजें हैं। ये जो बिग ब्यूटीफुल बिलियन बिल आ रहा है ना, इसमें बहुत सारी चीजों में एक चीज ये है कि जो धन प्रेषण होता है, जो रेमिटेंस कर होता है, वो रेमिटेंस जो है घटा करके 1% तक कर दिया जाएगा। अब इससे भारतीयों को फायदा होगा सबसे ज्यादा। क्यों? अभी हम बताते हैं। क्योंकि इंडियंस टू बेनिफिट्स एज ट्रम्प्स बिग ब्यूटीफुल बिल रिड्यूस रेमिटेंस टैक्स टू 1%। इसका मतलब ये हुआ है कि इंडियंस को क्यों फायदा होगा, क्योंकि आप जानते हो दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है, सबसे ज्यादा प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है। इंडिया के बाद मैक्सिको आता है और फिर चाइना वगैरह आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस का मतलब क्या हुआ कि विदेश में जो लोग भारतीय जाकर कमाते हैं और उसके बाद कमाने के बाद जो पैसा अपने देश में भेजते हैं अपने परिवार वालों के पास या अपने रिश्तेदारों के पास, तो जो पैसा लोग जाकर के रेमिटेंस के रूप में अपने घर वालों को भेजते हैं उसे ही कहते हैं रेमिटेंस। वो रेमिटेंस दुनिया में सबसे ज्यादा भारत को आता है। अब ये रेमिटेंस पर टैक्स लेती थी गवर्नमेंट कि भाई हमारे यहाँ पैसा लेके आती है, कमा कर भेज रहे हो तो टैक्स भी दो। तो टैक्स पहले ज्यादा लगता था, 5% तक था, अब वो घटा करके 1% कर दिया गया है। तो इससे भारतीय ज्यादा पैसा भेज पाएंगे। और ये मतलब इनका यही कहना है कि भाई ये वन बिग ब्यूटीफुल बिलियन बिल जो आ रहा है, इसके तहत आप आओ, खूब पैसा कमाओ और यहाँ पर खूब पैसा लेकिन भेजो भी, उसमें हम टैक्स घटा देंगे, ठीक 1% करेंगे। लेकिन बाकी चीजों में ये खींच ही ले रहे हैं, खूब बढ़िया से खींच रहे। कैसे? तो बैंक ट्रांसफर से, डेबिट कार्ड से या डेबिट कार्ड के किसी भी प्रकार के प्रेशर करते हो तो आप यहाँ से ये हो जाएगा कि ये नहीं है कि मतलब यहाँ पर ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि सबसे ज्यादा प्रेशर जो है प्राप्त करता इंडिया है, ठीक है। अब प्राप्त कर इंडिया है इसमें, तो इसी वजह से इसमें बताया जा रहा है कि मतलब इन्होंने 1% का जैसा कि कर दिया है अमेरिका ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के जो चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल कितना बढ़ाया? कार्यकाल बढ़ाया है केंद्रीय सरकार ने, और किसका बढ़ा दिया है? ये है रवि अग्रवाल जी, चेयरमैन है सीबीडीटी के। तो इनको कितने साल के लिए बढ़ाया गया? अगर हम आपको बताएं, आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ था, आपको अगर याद हो कि नियुक्ति जो कमेटी है, ये अपॉइंटमेंट कमेटी जो होती है वो कैसे नियुक्त करती है? वो पहला तो 2 साल के लिए नियुक्त करेगी, ठीक। फिर उसके बाद हर साल एक करके एक साल का एक्सटेंशन लेती है। कितना एक्सटेंशन देती है? 1 साल का मैक्सिमम। 3 एक्सटेंशन देती है। तो ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप तुरंत क्या बताओगे? कार्यकाल बढ़ाया गया है तो कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा? 1 साल के लिए। एक साल के लिए एक्सटेंशन मिलता है। 2+1 इनका है, जैसा कि अभी ये 2 एक्सटेंशन और पा सकते हैं, उसके बाद चेंज करना ही पड़ जाएगा। तो सीबीडीटी जो है ये इसके अध्यक्ष रवि अग्रवाल हैं वर्तमान में, इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला हुआ है। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आप समझ रहे होगे, यही होता है कि अगर आप ज्यादा लगातार रेगुलरिटी बना करके रखते हो, पढ़ते हो, तो आपको चीजें पता होती हैं, तो आप क्वेश्चन आप तुरंत कर पाओगे, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। बिना देखे आप आंसर भी कर सकते हो। सीबीडीटी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। मैंने आपको बताया है दो मतलब टाइप के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो था ना, वो 1 जुलाई को सभी इनडायरेक्ट जो टैक्स लगभग 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी बना दिया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बना दिया गया। वो क्या है इनडायरेक्ट टैक्स? जो डायरेक्ट टैक्स है उनके लिए अभी भी सीबीडीटी है। तो सीबीडीटी जो है ये बोर्ड या डायरेक्ट टैक्सेस की देखरेख करता है, उनको रेगुलेट करता है। 1966 में इसका जैसे कि स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो इसका कहाँ नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है अभी वर्तमान में इसके रवि अग्रवाल। अब ये नियुक्त किए हुए थे जैसे, तब नितिन गुप्ता के स्थान पर आए थे। अभी 1 साल को इनका जैसे एक्सटेंशन मिल गया है, तो 30 जून 2026 तक अभी और रहेंगे ये। अब क्लियर है आपको ये? यूएस बैडमिंटन ओपन बैडमिंटन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये यूएस ग्रैंड स्लैम नहीं है। अब ये ध्यान रखना, यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष का एकल का खिताब जीत लिया है आयुष शेट्टी ने। आयुष शेट्टी साथियों ये भारत के, और इन्होंने जीत लिया है, कर्नाटक के रहने वाले हैं, जैसा कि ओपन का टाइटल जीत लिया है। और ये पहला इनका भी जैसा इनकी लाइफ का पहला सीनियर खिताब था।
और अभी भी ये युवा भी है, जैसा कि अभी ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के वर्ल्ड टूर में किसी भी भारतीय द्वारा इस सीजन का जो पहला ये खिताब भी है। महिलाओं में अगर बात करें तो महिला में तन्वी शर्मा जो है ये भी भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये फाइनल हार गई, फाइनल तक पहुंची फाइनल में, लेकिन अमेरिका की जो बेई वेन जो है जान से ये हार गई है। ठीक है अभी। और फिलहाल पुरुष एकल का जो खिताब वो आयुष शेट्टी ने जीता हुआ है। महिला एकल का बोई वेन झान ने जीत लिया। अमेरिका की हैं पुरुष युगल लाइपोए तसाइन जैसे पुचेन, महिला युगल यानी कि वुमेन सिंगल्स पेनियापा एडम्स और नॉन टाकन जीते हुए। एमसार अब ये जो जैसे कि हम आपको बताएं, कई बार हमने आपको बताया कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब नहीं होते हैं। ओनली महिला मतलब जो सिंगल होते हैं ना, सिंगल वाले महिला एकल एंड पुरुष एकल, ये दोनों ज्यादा मतलब मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो स्थापना है ये 1936 में हुई थी। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? खुद सिंह पटामा लैम्स स्वाड्रा कुल, ये इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। हाल में चुनाव आयोग कितनी पार्टियों का जो रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला किया हुआ है? तो भाई सुनो, चुनाव आयोग ने कहा है कि अब हम जो 345 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर रहे हैं। जी हाँ, भारत में ना 2800 से ज्यादा पार्टियां हैं। अब 2800 इतनी ज्यादा पार्टियां जो हैं ये राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड भी है। इनमें से जो 345 पार्टियों को क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा ये वही पार्टियां हैं जो 2019 के बाद से अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी हैं, मतलब अभी इरेगुलर हैं या कहें कि अब चर्चे में अब नहीं है। तो साथ ही साथ इनका कोई भौतिक पता भी नहीं है, कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है, गायब है इनका, ना तो कोई हेड ऑफिस है ना कुछ ऑफिस है, ये सब गायब है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आप देखो ये मतलब वाराणसी से पीएम मोदी अब लड़ रहे थे चुनाव, तो उस टाइम पर 18 कैंडिडेट खड़े हो गए थे, तो उसमें क्या था उनके खिलाफ भी थे। तो ऐसे में सब लोग अपनी अपनी पार्टी बनाकर, कोई भी होता है जैसे छोटा पार्टी या अगर बना लिया या फिर उसके बाद फिर जमानत जब्त हो गई या फिर अगली बार वो चुनाव नहीं लड़ा, वो पार्टी वैसे ही रजिस्टर्ड रही है। ठीक, तो आप इनको जो इनका फैक्टर क्या कह रहे हैं कि पार्टियां जो है 2019 से बाद से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है, चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। ये आम चुनाव में 2024 के जो केवल 750 ने हिस्सा लिया था, मतलब अभी और भी हैं जैसा कि, लेकिन 2019 के बाद जो नहीं एक्टिव हैं उनको बंद कर दिया गया है। अब आगे हो सकता है चलकर 2022 के बाद 2024 के बाद एक्टिव नहीं है तो उनको धीरे धीरे बंद किया जाए। लास्ट डाटा यही है कि 2024 के बाद अब चुनाव में 750 ने हिस्सा लिया था, मतलब अभी भी बहुत सारे जो अभी एक्टिव नहीं है। इन्हें लेटर पैड पार्टियां कहा जाता है। अब लेटर पैड पार्टियां में ये इनकी भाषा मुख्य चुनाव आयुक्त अगर बात करें तो ज्ञानेश कुमार जी हैं। चुनाव आयोग आप जानते हो आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। 1993 के पहले केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, इसके बाद से एक मुख्य चुनाव आयुक्त और हेल्प के लिए 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने लगे। ये बात तो आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किसको न्यूयॉर्क सिटी सम्मान से सम्मानित किया गया? अब न्यूयॉर्क सिटी सम्मान से सम्मानित किया गया है किसको? राधानाथ स्वामी जी को सम्मानित कर दिया गया है न्यूयॉर्क सिटी सम्मान से। यह जो है इसके मतलब इस्कॉन के पुजारी हैं या कहें कि स्वामी हैं राधानाथ स्वामी। यह न्यूयॉर्क के सिटी ऑनर इंटरफेथ इवेंट में जा करके सम्मान पाए हुए हैं न्यूयॉर्क सिटी सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अगर बात करें तो उपायुक्त हैं दिलीप चौहान और वहां के मेयर हैं एरिक एडम्स। इनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ पर भी देखो पॉलिटिक्स तो हर जगह चलती है और यहाँ पर भी चल रही है, जैसा कि मेयर एरिक एडम्स जो है ये न्यूयॉर्क के मेयर हैं, वहां के मेयर हैं और मेयर के लिए जो प्राइमरी इलेक्शन होता है, अगला मेयर का जो चुनाव आने वाला है उसमें जोरान ममदानी नाम का एक शख्स है। अभी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आपको अगर देखने को मिला भी होगा, वो इंडियन मुस्लिम बनाते हैं अपने आप को, मतलब बताते हैं अपने आप को और बहुत ज्यादा मतलब बात को प्रमोट भी करते हैं इस बात को लेकर के कि वो प्राइमरी इलेक्शन जीते हुए हैं वहां का। और जोरान ममदानी अब वो सेकेंडरी पर है, सेकेंडरी अगर जीत जाएंगे तो वो बन जाएंगे मेयर। तो ये वो जो मुस्लिम को इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी को खुल करके प्रमोट करते हैं मेयर। अब जो वर्तमान में है एरिक एडम्स, ये क्या कर रहे हैं, ये हिंदू कम्युनिटी को आगे चलकर ले रहे हैं। अब इनको चलने के लिए क्या है, ये क्या किए, एक हिंदू रिलीजियस लीडर को इनको सम्मानित कर दिए एक न्यूयॉर्क सिटी सम्मान से। राधानाथ स्वामी को सम्मानित किया है क्योंकि इस जो मतलब ये है ना कृष्ण भगवान के लिए मतलब ये पुजारी हैं जैसा उनके। अब ये वहां की राजनीति है फिलहाल, ऐसा नहीं है कि यहीं पर हिंदू मुस्लिम होता है, भारत में हर जगह ये हिंदू मुस्लिम होता रहता है। सब लीडर अपने अपने यूज के लिए करते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन है
टेक वर्ष 2025 लॉन्च किया गया है। तो ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। टेक वर्ष क्या करेगा? टेक वर्ष ये जो टेक्निकल या कहें टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर फोकस्ड होगा और इसको केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया हुआ है। विकसित भारत 2047 को लक्ष्य में रखकर ये जो पहला प्रौद्योगिक प्रदर्शन कार्यक्रम है, भारत का पहला टेक्नोलॉजी प्रदर्शन का जो एग्जीबिशन प्रोग्राम है टेक वर्ष यहाँ पर। अब इसके तहत जो रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर है, जैसे कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडक, आप जानते हो ये यही बनाता है सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर बनाता है, ये पुणे में स्थित है संस्था है, ये सुपर कंप्यूटर यही बनाता है। तो परम कंप्यूटर जैसा कि परम 800 वाला ये बनाया था परम, उसके बाद जो पद्म सीरीज का जो प्रत्युष ये भी इसी ने बनाया है। सीडैक ने पुणे में स्थित, इसके बारे में अगर ये आप समझ लो कि क्वेश्चन बनते ही हैं, ये हुआ समीर हुआ, सीमेट हुआ, इन सबके साथ मिल करके ये टेक वर्ष काम करेगा। टेक वर्ष आप ऐसे सुनो कि जैसे कि होता क्या है कि जो एवेंजर्स होते हैं ना, मतलब स्पाई यूनिवर्स, सबका अपना अपना एक मूवीज का एक यूनिवर्स होता है, वर्ष बनता है, वैसे ही ये टेक्नोलॉजी का वर्ष है। टेक वर्ष समझ में आ रहा होगा आपको मेरी बात, कि जितने भी टेक्नोलॉजिकल बड़े बड़े संस्थान उनको एक साथ मर्ज किया जा रहा है और एक साथ लाया जा रहा है। आप सुनते हो ना कि जैसे कि यश चोपड़ा स्पाई यूनिवर्स बना रहे हैं, उसके तहत बहुत सारी स्पाई की कहानियां आएंगी, मूवीज आएंगी। जैसे जैसे मार्वल यूनिवर्स होता है, मार्वल यूनिवर्स के तहत सारी आते हैं मूवीज, वैसे ये भी है। आप जानते हो कि अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, यही रेल मंत्री भी हैं, अभी वर्तमान में रेल मंत्री हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में किस देश ने साहसिक सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की? अब सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना, इसको अभी ब्रिटेन ने या कहें यूनाइटेड किंगडम ने यूके में अभी ये शुरू किया गया है। सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना जो है, इस परियोजना को शॉर्ट फॉर्म में कहा जा रहा है या कहें इंग्लिश में बोला जा रहा है SYNHG प्रोजेक्ट। ये है सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसका नाम है, जो और 5 साल की अवधि के लिए ये परियोजना है। ये जो प्रोजेक्ट है ब्रिटेन ने शुरू किया है और इसके तहत होगा क्या, ये मानव जीनोम को स्टडी करेगा और जो मानव जीनोम जो होते हैं, जैसे स्टडी करने, उसको लिखने के प्रयास तक की एक साहसिक छलांग का प्रतिनिधित्व करेगा। ये HGP जो होता है ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये होता है जो मानव जीनोम को पढ़ता है और उसको थोड़ा सा ये अलग होगा कि ये सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम होगा। ये क्या करेगा, इसका लक्ष्य होगा कि मानव के जो DNA को स्टडी करे और अच्छे से समझे मानव का DNA कैसे काम करता है, कैसे आनुवंशिक लक्षण जो आगे बढ़ते हैं, इसको स्टडी करेगा, जिसे पता चलेगा कि ट्रांजिशन कैसे होता है जेनेटिक रीडिंग टू इंजीनियरिंग। जेनेटिक रीडिंग को इंजीनियरिंग के रूप में देख जाएगा कि ये कैसे काम करेगा, बिहेव करता है, कैसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे रिपीट करता है, DNA कैसे काम करता है। तो ये सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जो यूके के रिसर्चर्स ने अभी शुरू किया हुआ है। हाल ही में कहां पर जो एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का सफल समापन किया गया। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल, इसका जो सफल समापन हुआ है कहां पर, जहां पर पहला आयोजन हुआ है तो लद्दाख में इसका आयोजन हुआ है और वहीं पर इसका सफल समापन भी हुआ है। तो पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल है ये। एस्ट्रो मतलब एस्ट्रोलॉजी के बारे में यहाँ पर जो जानकारियां होती हैं, तो ये एक एस्ट्रोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, एस्ट्रोलॉजी के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आप देखो लद्दाख में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स भी बनाए गए हैं जहाँ दूरबीन लगाए गए हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारे रिसर्च होते हैं। क्योंकि लद्दाख बहुत हाइट पे पड़ जाता है, तो वहां पर दूरबीन वगैरह स्थापित करने से जो बहुत अच्छे से व्यू मिलता है, थोड़ा सा एज मिल जाता है। तो ऐसे में उनको उनके भी प्रमोट किया जा रहा है, जिससे बाकी के जो नागरिक हैं, हमारे जो छात्र हैं, ये सब जाएं, उसको वहां पर विजिट करें, कुछ सीखें समझें और साइंटिस्ट वगैरह जाएं। तो ये सीखे समझे, जैसे कि अब एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल के नाम से ये वहां पर फेस्टिवल आयोजित हुआ है। और भारत सरकार चाहती क्या है कि लद्दाख को भारत का एस्ट्रो टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि इसे आप याद रखना। लेह लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है, समझ जाओगे आप, कॉन्सेप्ट तो याद रहेगा क्वेश्चन। एस्ट्रो टूरिज्म से पढ़कर मत निकलना, मतलब जो मैंने आपको बात बताई है उसको ध्यान में रखना कि जो ये एस्ट्रोलॉजिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लेह लद्दाख में है। लेह लद्दाख में क्यों? क्योंकि ये बहुत हाइट पे है और वहीं पर बहुत सारी वेधशालाएं हैं
और कुछ मेले और महोत्सव के एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जैसा कि रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि पहला हमारा क्या है, बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में हुआ है। अंबुबाची मेला असम के कामाख्या मंदिर में। नदाटाटी महोत्सव केरल में हुआ। मणिपुर में सिरी लिली मछली महोत्सव। खुबानी महोत्सव लद्दाख में। और राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव जैसा कि मिजोरम में। रोंगाली बिहू असम में होता है। अब तो ये थे साथियों आज के टॉप 11 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। हमें